प्रकृति की गोद में पुष्पित और पल्लवित लोक जीवन के विविध आयामों से साक्षात्कार के लिए गांव दर्शन की टीम चल निकली है अपने गंतव्य की ओर। शर्मशील समाज की भाषा विभक्ति को करीब से जानने और समझने के लिए उत्तरकाशी जिले के सुदूर रवाई घाटी के कोटी बनाल गांव के लिए हम चल पड़े हैं राजधानी देहरादून से। पर्वतीय सर्पाकार सड़कों से होकर खेत खलिहान, वन प्रांतर, नदी घाटियों के नयनाभिराम दृश्य और गांव शहर के चलचित्रों को समेटते हुए नौगांव ब्लॉक के कोटी बनाल गांव की उत्सव धर्मिता और शर्मशीलता से इस गांव के ग्रामीण अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। गांव दर्शन के सफ़र में अभी हम उत्तरकाशी के बनाल पट्टी में पहुंच गए हैं और जो हमारी मंजिल है वो कुछ ही मिनटों दूर है। तो बने रहिए आप हमारे सफ़र के साथ। नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आज गांव दर्शन के सफ़र में हम पहुँच गए हैं बनाल पट्टी के कोटी गांव में। उत्तरकाशी जनपद के रवाई घाटी में स्थित ये गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और अपनी कोटी शैली में निर्मित जो यहाँ पे घर आप देखेंगे उसके लिए बहुत मशहूर है। लोक जीवन के विभिन्न आयामों को आपको दिखाने के लिए ले चलते हैं आपको गाँव की सैर पर। बनाल पट्टी का यह गांव अपनी विशिष्ट वास्तु स्थापत्य कला, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, परंपरा, आस्था, विश्वास और उद्यमिता की दृष्टि से अनूठा है। वास्तुशिल्प की अनूठी परंपरा इस गांव को अलग पहचान देती है। अतिथि देवो भव की परंपरा तो अभिभूत करती है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ढोल दमाओं के साथ अतिथियों का स्वागत करने की यहाँ विशिष्ट परंपरा है। यहाँ की पारंपरिक रसोई और परोसे जाने वाले व्यंजन वैसे तो आम पर्वतीय इलाकों की तरह ही हैं, लेकिन जिस आत्मीयता का सम्मिश्रण उन व्यंजनों में मिलता है वह स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। भोजन से पूर्व अतिथि को तिलक लगाना वैसे तो सर्वत्र परंपरा है, लेकिन कोटी बनाल गांव की बात कुछ अलग है। कोटी बनाल गांव का आकर्षण है यहाँ के पारंपरिक भवन जो भूकंप से सुरक्षित हैं। उन्नीस में आए विनाशकारी भूकंप में जब उत्तरकाशी जिले में भारी तबाही हुई थी, तब इस गांव के पारंपरिक भवन हिमालय की तरह अडिग और अविचल रहे, जो आज भी उसी शान से देखे जा सकते हैं। वजह है यहाँ का विशिष्ट स्थापत्य। देवदार की लकड़ी, कटवा पत्थर और मिट्टी से बने ये भवन बेजोड़ वास्तुशिल्प का ऐसा नमूना है कि इस वास्तुशिल्प का नाम ही कोटी शैली कहलाने लगा और गांव का नाम भी इसी कारण कोटी पड़ गया। गांव में प्रवेश करते ही पारंपरिक जलधारा आपका स्वागत करती है। लोक जीवन के स्वाभाविक दर्शन सहज ही लोगों की कर्मठता की कहानी बयां करते हैं। कोई घास ला रहा है तो कोई आंगन में दाल साफ कर रहा है।
कोई मवेशियों को चारा चरा रहा है तो कोई अपने दूसरे रोजमर्रा के कामों को निपटा रहा है। कोई कपड़े धोते, कोई कपड़े समेटते, यानी हर कोई अपने काम में व्यस्त है। यही लोक जीवन की सहजता भी है। आम घाँसले सोत्रले न त घाँसले न त लाखड़ोले न त सुबेर खाण बना त त्यसको बाद मल गाड त गाय गौडो भैँसो प्या त आफ्नो घाँस पात न्यार घाँस दिकन फिर लाखड़ोले न त दोरा न त कोटो लाखड़ा ल्या त गुंडा धौसा ल्यामा घाँसले न त जखा ल्या ये तो हम सोत्रल न त सोतर ल्या त फिर घर आई कहीं हम बिस्कौन कुठो त जमीन हमारी नजीक की जमीन थी तो घड़े का म नाच गोड़ त घड़े क्यारे नेल त और फिर खाणो पीणो बना ताड़ बच्चे बिस्कौन कुठो त ये काम करत हम। और अब जमाना बहुत सुविधा है। अब बच्चे अमूल तो बहुत परेशानी खाए सड़के ना आते अमूल्य बाटा ना आता हमारे साप जाल जे करता कांड कुंड खूब खूब होता बांगड़ो। कोटी गांव में संयोग से पांडव नृत्य का आयोजन भी चल रहा है। इस कारण लोगों में अलग उत्साह है। पांडव नृत्य में सभी लोग संपूर्ण सहभागिता के साथ इसे भी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में संपादित करते हैं। धार्मिक स्थान के प्रति अगाध श्रद्धा स्थान विशेष थाती कहलाती है। इसे थाती माता भी कहा जाता है। यह अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों और संस्कारों में निहित विशुद्ध भावना है। लोक की अंतर्निहित प्रवृत्तियों को संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, जबकि बाह्य अभिव्यक्तियों को सभ्यता, और इन दोनों के सम्मिश्रण से ही लोक जीवन के रंग बिखरते हैं और इनको अभिव्यक्ति देते हैं ढोल वादक। चैत के महीने आमतौर पर फेरा देने की परंपरा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। चैत के महीने में जो फेरा देने की परंपरा है वो यहाँ के लोगों से अभी हम जानेंगे उस बारे में। और हमारे बीच ये लोक वादक भी हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि ये जो चैत में जो फेरा देने की जो परंपरा है उसके बारे में आप बताइए। हाँ, तो जिस दिन चैत का महीना स्टार्ट होता है उस दिन सभी बाजगे 5 थोके 60 थोके 2 थोक हैं, तो उनके दोनों थोके पुजेली मंदिर पे जाते हैं और वहाँ गाने के साथ औरतें भी आती हैं और ढोल बाजे नगारे सब रणसिंगा और उनके साथ गाना गाते हैं और बढ़िया ढंग से मेला जुड़ता है। तो उसके बाद फिर गैर मंदिर में जाते हैं तीसरे दिन, तो तीसरे दिन वहाँ भी वैसे जाते सब। लोक वादक आप लोग बैठे हुए हैं, एक फेरा आप लोग सुना दीजिए। गांव में जब किसी के घर में नवजात शिशु जन्म लेता है तो यहाँ पे गीत गाया जाता है जिसका नाम है दनली।
और एक और बात मैं इसके साथ बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पे आप ये ढोल देख रहे हैं ये चांदी का है, तो इससे पता चलता है कि गांव कितना संपन्न है, यहाँ की संपन्नता के बारे में हमें पता चलता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को चाहूँगी कि आप लोग धनली एक बार सुना दीजिए। तो मैं अभी गांव की मातृ शक्ति के साथ हूँ, आप मेरे साथ गांव की सभी महिलाओं को देख सकते हैं। तो ये मेरे अंदर एक जिज्ञासा है जानने की कि यहाँ पे जो महिलाएं रहती हैं, लोग रहते हैं, उनका दिनचर्या क्या है। तो आइए जानते हैं। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन दे है। यहाँ जो आपकी दिनचर्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हम सुबह उठो, चुल्लू घुसो, खाना बनाते, पानी पुनी गाय को पिलाओ, घास घूस डालते हैं गाय के पास। दिन में भी लकड़ी लाते हैं, सोतर लाते हैं, घास शाम को घास लाएंगे, फिर घर में आएंगे, पानी पुनी सब काम करते हैं। और खाना खाना भी बनाते हैं। तो जो आप सामान लाते हैं ले जाने का, वो कैसे आप लोग करते हैं? कैसे सामान ले जाते हैं? पीठ में लाते हैं सामान, राशन पीठ में लाते हैं, सामान भी पीठ में लाते, बोझा पीठ में लाते हैं, घास का, सोतर का, लकड़ी का, सब पीठ में। तो ये इन्होंने बताया कि सामान आप लोग पीठ में लाते हैं क्योंकि यहाँ रोड की समस्या है, रोड दूर है तो पीठ में लाना ही पड़ेगा, या तो घोड़े खच्चर लाएंगे या तो आदमी स्वयं पीठ पे लाएगा। यहाँ हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं है, दूर जाना पड़ता है। लोग गोद में ले जाते हैं अपने बच्चों को, टीकाकरण वो सारा दूर ले जाके करते हैं ना, बहुत काम करना पड़ता है यहाँ की औरतों को। और आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कितना चुनौती रहता है यहाँ पे? जो महिलाओं के लिए तो पहाड़ों में बहुत चुनौती वाला काम है, सारा काम औरतें करती हैं, जैसे घास काटना, गोबर डालना, सारा ये औरतें करती हैं। इसी के साथ मैंने आप लोगों के जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे लोग जो गाने हैं, आप लोगों के गीत हैं, वो भी मैंने सुना है कि काफ़ी लोग यहाँ पे गाते हैं और एक साथ उत्साह के साथ गाया भी जाता है और आप लोग मिलजुल के जैसे रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, आप लोग कोई ऐसा गीत हो, ऐसा कोई गाना हो आप लोगों का लोकगीत जो आप हमारे दर्शकों को सुना दे। सुहागी डोखुरी ऊंचा दोनों का गुडांडो कांडू को टालो मेरो पैरेलो ये भगवान कुडू मंजाको भाई बांडो सीसाला बुकाली चौटुड़ी कोटा नंदलो बागा तेरा देवरा कलर गुंडाता गुंडू गुंडू बाली लगानो बायरा किया की देवटुड़ी पचाई बना की बड़ी शांति सिउरा दिल डागा दे टूटा ये देवालो टूटा बुझले की बाय दड़ी।
तो इसी के साथ मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जिस भाषा में भी आपने गाना गाया, अपनी लोक गीत आपने गाए, उसके बारे में एक बार मतलब भी बता दीजिए। इसके बारे में हम ऐसे मतलब बताते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि दिन का काटा तो घास चांद सोरत तो सोतर है। अब जैसे नागा देव की मेला बनता है उसमें हम गुंड बहाने रास लगाते हैं, तय रास लगाते हैं, इसलिए हम नागा देव का गीत गाते हैं। और छोड़े भी लगाते हैं इसमें, तय छोड़े भी लगाते हैं इसमें। जैसे हम बोला कि शांति शिवरात्रि नागा देवा पूज ले टूटती पूज ले की दौड़ी, ये गाना इसका मतलब ये है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती संतोषी देवी है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए हम कभी गांव में जाते हैं बैठने के लिए महिलाओं के साथ, कभी छोलिंग वोलिंग खाते हैं और कभी स्वेटर बुनते हैं अगर हमको फ्री टाइम रहता है, जब हम अपना काम निपटा लेते हैं। कभी हम गाना गुना पे लगा लेते हैं गांव में, कभी हम अपनी मीटिंगें भी कर लेते हैं गांव की महिलाएं। तो आप लोगों के समूह भी होंगे महिलाओं के? हाँ, हमारे समूह भी हैं गांव में। बस उसमें आप लोग क्या क्या करते हैं? उस समूह में हम मीटिंग करते हैं, अपनी बातें करते हैं महिलाओं की, कहाँ जाना है, क्या करना है, रजिस्टर भर रखे हैं नहीं भर रखे हैं, बस ऐसे हम बात करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोगों का मनोरंजन दिन भर हो जाता है? हाँ, हो जाता है। बनाल पट्टी में भगवान राम राजा रघुनाथ के रूप में पूजित हैं और इस क्षेत्र के दर्जनों गांव के आराध्य और इष्ट देव हैं। उनके यहाँ राजा के रूप में मान्यता है। कोटी से 1.5 किलोमीटर दूर गैर में रघुनाथ यहाँ भाई लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के साथ भव्य मंदिर में विराजते हैं। मंदिर के पार्श्व में ब्रह्मा जी की मणि है। आमतौर पर ब्रह्मा जी के मंदिर दुर्लभ हैं। लगभग यही संरचना पुजेली गांव में भी है। रघुनाथ मंदिर में सामूहिक भोज की तैयारी चल रही है। पठाल से ढकी छत और गर्भगृह के ऊपर गोलाकार छत इसे बेजोड़ बनाती हैं। साथ ही लकड़ी की दीवारों पर की गई नक्काशी शिल्पियों के हुनर का प्रमाण देती हैं। रघुनाथ जी की डोली जब भ्रमण पर जाती है तो साथ में उनके वजीर, माली, पशुआ भी साथ होते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गैर बनाल गांव के रघुनाथ मंदिर में, जो कि कोटी बनाल से महज 1 किलोमीटर की दूरी में है। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर के बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से कुछ बातें करते हैं। ये जो रघुनाथ जी का मंदिर है ये पूरे क्षेत्र का है। इसमें कम से कम 70 गाँव हैं। बनाल और रामासेरा दो क्षेत्र का ये आराध्य देव है, जो कि इसकी बहुत बड़ी जनता है। इसका ये मंदिर का कोई इतिहास नहीं कि कब का बना हुआ है। हमारे साथ रघुनाथ भगवान जी के जो माली हैं, जिन्हें कहा जाता है, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगी, इनमें अवतरित होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। रघुनाथ जी की डोली जब पब्लिक में जाती है तो माली का दायित्व बनता है कि आशीर्वाद देने का और झूलने का, जनता को, पब्लिक को शांत करना, हर कोई चीज़ गाइडिंग करनी है। जहाँ भी जाता है डोली जाती है तो माली भी उसके पीछे पब्लिक के सामने आशीर्वाद देता है। राजा रघुनाथ 6 माह यहाँ विराजते हैं और 6 माह पुजेली में। ये हमारे आराध्य इष्ट देव श्री राजा रघुनाथ जी का मंदिर है और इस पूरी बनाल पट्टी के और बनाल पट्टी के साथ साथ पुरोला क्षेत्र के जो कमल सराय और रामासराय पट्टी के कई गांव के जो है आराध्य इष्ट हैं। बनाल क्षेत्र में गैर में और पुजेली में इनके 2 मंदिर हैं, जहां पर रघुनाथ जी जो है 6 माह के लिए विराजते हैं। इनकी बहुत पूरा जो क्षेत्र है इनके ही शुभ आशीर्वाद से छत छाया और माया से जो है फलीभूत हो रहा है। रघुनाथ जी को श्री रामचंद्र जी के रूप में हम लोग पूजते हैं और इनकी खास जो मान्यता है, इनको वर्षा के देवता के रूप में भी माना जाता है। क्षेत्र में जब कभी भी जो है बारिश
से फसलों को नुकसान होने लगता है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, तो हम लोग जो है अपने आराध्य इष्ट को पूरे ढोल गाजे बाजों के साथ जो है यहीं से जो ऊपर मड़क जो हम कहते हैं मलाड़ी लेकर के जाते हैं और वर्षा आती है, वर्षा होती है। उसके साथ साथ बहुत वर्षों पहले जब सुना जाता है कि जब क्षेत्रों में कभी कहीं भी किसी भी गाँव में जब हैजा इत्यादि का जब प्रकोप होता था तो वहाँ पर रघुनाथ जी को जो है पूरे ढोल बाजों के साथ पालकी सहित जो है ले जाया जाता था। तो वहाँ पर जो है वो हैजा और जो महामारी जो फैली रहती थी उसका भी जो है प्रकोप हो जाता था। खास मान्यता यह है रघुनाथ जी की माया है, पूरा बनाल और रामासराय और कमलसराय का जो क्षेत्र है रघुनाथ जी के आशीर्वाद से फलीभूत हो रहा है। इस पूरे बनाल क्षेत्र में जो है एक खास विशेष बात यह है कि रघुनाथ जी के आशीर्वाद से यहाँ पर जो है कहीं भी आपको कोठार या हम लोगों को कोठार देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमारे पूरे क्षेत्र के आराध्य देव हैं जिनके हम लोग सुबह शाम जो है रात दिन जो है पूजा अर्चना करके इनका नाम स्मरण करके ही हम लोग जो हैं अपने शुभ और सारे छोटे बड़े मांगलिक कार्यों का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री राम के साथ स्थानीय विशिष्ट मानव को ईश्वरीय तत्व देना लोक की विशेषता रहती है। इस कारण इसी गांव के एक पूर्वज दलीप सिंह रावत जो लोक समाज में अत्यंत परोपकारी और लोक हितैषी थे, उन्हें रथ देवता के रूप में मान्यता है और बनाल और रवाई में उनकी लोक देवता के रूप में इस कदर मान्यता है कि उन्हें राजा रघुनाथ का वजीर माना जाता है। और ये हमारे दादाजी रथ देवता, ये दादाजी हैं हमारे, और इनकी मान्यता पूरे पट्टी बनाल और पूरे रवाई में मतलब 4 और 5 पट्टियों में है, दिल्ली तक इसकी मान्यता है। और जब इनका जागरण होता है तो सिर्फ एक दिन शाम के बैठता है, सुबह को इसका विसर्जन, शाम को दूसरे दिन विसर्जन हो जाता है। और इनकी परंपरा अपार। और यहाँ पर जो इनके पिताजी थे वो हमारे रवाई के राजा, समझो राजा थे, जिनका यहाँ पर अपने आप सजा भी कर लेते थे, कारागार यहीं बना हुआ है। इस प्रकार की मान्यता प्रभाव था। और ये इष्ट देव राजा रघुनाथ के पूरा गांव वजीर है, कोटी और बखरेटी। और रघुनाथ जी भी जब तक वजीर लोग वहाँ नहीं जाते हैं तब तक रघुनाथ जी की डोली नहीं निकलती है और यथावत रहती है। कोटी बनाल गांव का 5 मंजिला भवन शताब्दियों से अपने वैभव का परिचय दे रहा है। कोटी शैली के कारण ही यह गांव कोटी कहलाता है। इस श्रेणी के कई भवन आसपास और भी मौजूद हैं। बेशक उनमें मंजिलें कम हों, किंतु शिल्प वही है। देवदार की लकड़ियों पर की गई नक्काशी, उनकी विशिष्ट शैली भवन निर्माण विशेषज्ञों को भी अचंभित करती है। पर्यावरण के अनुकूल इन भवनों की विशेषता यह भी है कि ग्रीष्म और शीत ऋतु में ये मानव जीवन को अनुकूलता प्रदान करते हैं। 1991 का विनाशकारी भूकंप हो या गोरखाली के समय की भीषणता, ये भवन अपनी विशिष्ट संरचना और शिल्प के कारण अभेद दुर्ग की तरह अविचल खड़े हैं। इसके साथ ही तिवारी और चौखट शिल्प भी यहाँ के वास्तुशिल्प का सहचर है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो बड़ा सा जो मकान है जिसको हम चौखट कहते हैं, ये जो है 5-6 मंजिला मकान है और इसको हमारे पूर्वजों के ज़माने से ये बना हुआ है। कहा जाता है कि ये जो है हमारी, इसको हम अपनी मूल कुड़ी भी मानते हैं और हमारी जो थाती जो शुरुआत में रही है तो इसके अंदर ही रही है। इसकी अगर हम वास्तुकला देखें या मजबूती के लिहाज से भी अगर देखते हैं तो ये जो है, इसने जो है सन जो 1991 के जो भूकंप जैसी त्रासदियों को भी बहुत आसानी से मात दे दी थी, उनको भी झेला है। गोरखाली के समय से भी बहुत कहानियाँ मिलती हैं कि गोरखों ने भी जब जो है उनका जब गढ़वाल क्षेत्र पे आक्रमण के यहाँ तक पहुँचे थे तो वो भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से उस दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और ये भी बताया जाता है कि कोटी गांव में शुरुआती दौर में इस कोठी के बनने से, कोठी जब कहा जाता था तो से ही जो है इस गांव का नाम जो है कोटी पड़ा है। और कोटी बनाल जो है ये पूरा जो पट्टी है तो बनाल पट्टी हो गई है। तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी एक मूल कुड़ी भी है।
और आपदा के दौरान जो है इस भवन की मजबूती और उन सबको देखते हुए जो है जब भूकंप को जो है मात दी है तो IIT रुड़की और बहुत से जो है विश्वविद्यालयों के जो शोधार्थी हैं उनके द्वारा विशेष रूप से ये शोध किया गया है कि इसकी जो निर्माण की जो शैली है वो किस तरीके से है। तो उसी को जो है उसकी मजबूती और उन सब का बहुत गंभीरता से अध्ययन करने के बाद जो है यहाँ खास करके उत्तराखंड के संदर्भ में जो बात कर परंपरागत जो भवन है जो शैली है उनको कोटी बनाल भवन शैली नाम जो है इसी से दिया गया है, वो मूलतः इसी में। और इसमें पूरे क्षेत्र में हम देखेंगे तो इनको चौकट शैली के भवन कहते हैं। यहाँ पे 2 शैली के भवन मिलते हैं, एक तिवारी जो हम लोग पीछे देख रहे हैं और एक चौकट। तो चौकट यही शैली के हैं। इस शैली के बहुत से अन्य गाँवों में भी बहुत से चौकट बने हुए हैं, लेकिन उन सब में जो है सिरमौर हम इसको ही मान सकते हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में भी इस गांव के लोग भागीदारी देने में पीछे नहीं रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में इस गांव के स्वर्गीय धाम सिंह ने भागीदारी की। उनके वंशज गांव में मौजूद हैं। इस गांव से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी निकले हैं जो कि आज़ाद हिंद फौज में भी थे। तो उन्हीं के पुत्र स्वतंत्र सिंह जी के साथ हम हैं। ये सभी गांव वालों के लिए गर्व की बात है। ये बताइए कि वो किस साल में दिवंगत हुए थे? दिवंगत वो 2002 में। अच्छा। जब वो शिक्षा विभाग में 4th क्लास में कार्यरत थे तो जनवरी में इलेक्शन के दौरान उनकी ड्यूटी जो है कहीं लगी हुई थी। उसी समय मेरा जो है जन्म हुआ था। इसी कारण उन्होंने जो है मेरा नाम जो है स्वतंत्र सिंह रखा था। मैं 4थे नंबर की संतान हूँ उनकी। पहाड़ों से हमारे भारत को ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी मिले हैं जो इन्होंने बताया कि जापान और दूसरी जगहों सिंगापुर में भी वो कभी जेल में भी गए थे। तो ऐसे ही लोगों को हम नमन भी करते हैं। पशुपालन यहाँ के ग्रामीणों का कृषि के साथ सहगामी क्रियाकलाप है। मवेशियों के लिए चारा जुटाना, संग्रहण करने में बच्चे हों या बूढ़े सभी समान रूप से हाथ बटाते हैं। तो बुजुर्ग महिला झंगोरा को जांदरी पर पीसती दिख जाएंगी। हालांकि समय के साथ यह तकनीक गुजरे जमाने की बात होती जा रही है, किंतु कुछ लोग अपनी जद्दोजहद से इसे जीवित रखे हुए हैं। ग्रामीणों के कृषि यंत्रों की जरूरत गांव में ही पूरी होती है। इसके लिए पारंपरिक रूप से भीमचंद्र अपनी कर्मशाला पीढ़ियों से चलाते आ रहे हैं। हम इस काम को जो बाप दादा के पहले से करते हैं और लोहा बनाते हैं, दरांती बनाते हैं, कुदाल बनाते हैं, दरांता बनाते हैं और सारा काम गांव वालों का हम ही करते हैं। और कोई नग के हिसाब से देता है, कोई राशन देता है और जैसे औजार हैं पूरे गांव के गैर तक हम ही बनाते हैं। जिनका काम हम करते हैं अब आने वाले सीज़न में हम जो है खलता भी लेते हैं और 6 महीने में जो है हमें गेहूँ मिलते हैं। 6 महीने के बाद हमें ये धान और मंडवा मिलता है। कोटी बनाल गांव अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। परंपरागत तिबारी और चौखट शैली के साथ धीरे धीरे सीमेंट, कंक्रीट के भवन भी बनने लगे हैं, किंतु जो सहजता और सरलता के साथ विशिष्टता पुराने भवनों में है वह नए में नहीं। गांव कोटी अपने आप में पर्यटन की संभावना भी समेटे हुए है, बस थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है, बता रहे हैं ग्रामीण बलवंत सिंह रावत। हमारे यहाँ मुख्य फसलें गेहूँ, धान, मंडवा, झंगोरा, दालें, मसूर की दाल, उड़द साबुत और तूर, गत दाल पैदावार होती है। और मेरी ग्राम पंचायत का 172 परिवार हैं और जनसंख्या लगभग 1500 है। वोटर लिस्ट 500 की है। बाकी यहाँ पे हमारे पशु गाय, बैल, भैंस, भेड़ बकरियों का व्यवसाय करते हैं। पर्यटक स्थल से
जो हमारे होम स्टे पुराने मकान बने हुए हैं, अगर इनकी मरम्मत किया जाए तो पर्यटन स्थल बन सकता है और यहाँ पे जो बेरोज़गार बच्चे हैं वो अपनी व्यवसाय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहले से ही पत्थर के और स्लेट के बने हुए मकान हैं जो कि अति सुंदर है। यहाँ पर मेरे देख रेख 5 वर्ष के देख रेख में यहाँ पे दिल्ली देहरादून से आते रहते हैं और यहाँ से रिपोर्टें अपने पास ले जाते हैं। तो हमारा मुख्य कारण यही है। यहाँ के पंचायती चौक में पांडव नृत्य के तहत गेंडा वध प्रसंग का मंचन लोक मंच के रूप में प्रचलित है। तो दोस्तों, कोटी बनाल गांव में घूमते घूमते अब हमें शाम हो चुकी है। तो पूरे गांव में अभी उत्सवमय माहौल है और बहुत खुशी से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं गांव के, जिनसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो कहानी अभी तक हमने इस गांव की नहीं सुनी है वो हमें बताएंगे। मैं कोटी के बारे में जो कुछ भी आपको बताऊंगा, सबसे पहले ये बता रहा हूँ मैं कि हमें ठोकदार क्यों कहते हैं, वजीर क्यों कहते हैं। ये 2 प्रश्नों पे मैं आपको समझा रहा हूँ। हम राजा के ज़माने में, हमारे बुजुर्ग जो हैं राजा के ज़माने में टेरी में राजा जी रहते थे और उनके ज़माने के इनको ठोकदारगिरी की पूरी पावर थी। गांव की मालगुजारी रकम वसूल करना, पूरा क्षेत्र का वो मालगुजारी रकम वसूल करना, ये सारा जो है हमारे बुजुर्ग, जो कोटी के जो बुजुर्ग थे उनके हाथों में था। तो उसी में राजा ने हमें जो है ठोकदारी का वो तामापत्र पेश किया कि आप ठोकदार रहेंगे और आपके अंडर में पूरी पट्टी के लोग जो है वो काम करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात, हमें वजीर पद मिला। हमारे रघुनाथ जी हैं यहाँ पर, देवता है हमारे राजा हैं वो। तो राजा ने हमें 2 वजीर आपने नियुक्त किया, एक बखरीटी में और एक कोटी में। हमें वजीर पावर जो है हमारे जो रघुनाथ जी हैं, राजा रघुनाथ जी हैं, उन्होंने हमें वजीरगिरी की पावर दी। अब उसमें ये है कि हमारे राजा का जब भी कभी भी कहीं पर भी मुल्की दौरा होता है या कोई गांव वाले बुलाते हैं कि राजा रघुनाथ जी को बुलाया जाए, तो हमें ये पावर है कि जब तक हमने पीड़ा कहते हैं, जहाँ जो राजा का जो सिंहासन लगा हुआ है उसको पीड़ा कहते हैं यहाँ के भाषा में, पीड़ा। जब तक हमने पीड़ा उखाड़ने की या मूर्ति उखाड़ने की, पालकी में रखने का आदेश नहीं दिया, तब तक कोई भी गांव किसी भी हालत से मतलब वो देवता नहीं ले जा सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो है ये जो चौकट, हम जिसको अपनी भाषा में चौकट कहते हैं, ये कोठी जब बनी, पहले हमारे गांव का नाम बस्टाड़ी था, कोठी नहीं था। तब जब ये कोठी बनी तो इस कोठी के बनने से
हमारे गांव का नाम जो है कोटी पड़ा है। हमारे गांव का जो पहले नाम बस्ताड़ी था। रोजमर्रा के कामकाज के बीच मनोरंजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, इसलिए अपने पारंपरिक लोक नृत्य तांदी के साथ दिन भर की थकावट भूलने और उत्सव धर्मिता बनाए रखने के लिए सामूहिकता के सहज दर्शन होते हैं। महिलाएं और पुरुष अलग अलग पंक्तिबद्ध होकर हाथों में हाथ डालकर जब तांदी नृत्य के साथ गायन करते हैं तो अलग ही छटा दिखती है। ऐसे में थिरकने के लिए हर मन मचलता है। बनाल गांव अपने में ही एक संपन्न समृद्ध गांव है। इसी के साथ उन्होंने अपनी संस्कृति, लोक गायन, लोकवाद्य यंत्र और सभी लोगों को, जो गांव के लोग दूर दूर भी रहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। आपने पांडव नृत्य और यहाँ पे तांदी नृत्य भी देखा है। हमने इस गांव के लोगों का लोक जीवन देखा, लोक उत्सव देखा और उद्यमिता के केंद्र भी देखे। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे गांव दर्शन के अगले सफ़र में। मुझे अभी इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। नमस्कार।